नमस्कार। आज मैं तुलसी राम की आत्मकथा मणिकर्णिका की चर्चा करूंगी। मणिकर्णिका स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मणिकर्णिका प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया का दूसरा भाग है। मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ था और 2013 ईस्वी में तुलसी राम की आत्मकथा का दूसरा खंड मणिकर्णिका प्रकाशित हुआ। मुर्दहिया एवं मणिकर्णिका दोनों ही दलित समाज की त्रासदी को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ये दोनों आत्मकथा भारतीय समाज की विडंबनाओं पर प्रश्न उठाते हैं। कई बातें जो साहित्य में अनकही रह गई थीं, वे सब इन दोनों आत्मकथाओं के माध्यम से सामने आती हैं और दलित समाज की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। मणिकर्णिका में मुर्दहिया के आगे का जीवन वर्णित है। तुलसी राम स्कूली शिक्षा के बाद बनारस आते हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए जिन संघर्षों से गुजरते हैं, उनका जिक्र है मणिकर्णिका में। मुर्दहिया में लेखक तुलसी राम ने दलित मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का जिक्र किया है। वहीं मणिकर्णिका में ब्राह्मणवादी अंधविश्वासों का वर्णन है। जिस तरह मुर्दहिया दलितों की शमशान स्थली है, वैसे ही मणिकर्णिका बनारस का वह घाट है जहां मुर्दे को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए इस आस में लाया जाता है कि यहां से उसे सीधे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बनारस के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है और वह यह कि यहां कोई भूखा नहीं रहता। पर बनारस आते ही तुलसी राम ने इस मान्यता को स्वयं ध्वस्त होते देखा और मणिकर्णिका में लेखक तुलसी राम ने बताया है कि उन्हें किस तरह से 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार पूरे 9 दिन भूखा रहना पड़ा। इस पुस्तक में लेखक तुलसी राम ने बनारस के प्रसिद्ध घाटों और मंदिरों का चित्रण किया है और वहां के पंडों के पाखंड और कारोबार का जिक्र करते हुए दिखाया है कि कृष्ण भक्ति के बहाने वे कैसे महिलाओं का शोषण करते हैं। मणिकर्णिका आत्मकथा का पहला अध्याय मणिकर्णिका शीर्षक से है, जिसमें वर्णित है कि स्वर्गवास मेल के साथ लेखक बनारस में दाखिल होते हैं। स्वर्गवास मेल एक मिनी बस थी उस समय, जिसमें मुर्दे सफर करते थे, यानी मुर्दों को ढोने वाली गाड़ी। और उसके बाद लेखक मणिकर्णिका के दर्शन करते हैं। लेखक मणिकर्णिका से होते हुए बनारस को जानने समझने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस आत्मकथा के पहले अध्याय में ही लेखक तुलसी राम बनारस की पौराणिकता, इतिहास, संस्कृति और दर्शन की भी चर्चा करते चलते हैं। मणिकर्णिका के दूसरे अध्याय में लेखक के कलकत्ता प्रवास की कथा है, जहां तुलसी राम सोबरन भैया के पास पहुंचते हैं और कलकत्ता में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के बाड़ी के जरिए उनके जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस क्रम में ही हल्ला गाड़ी का जिक्र आत्मकथा में आया है। हल्ला गाड़ी बंगाल पुलिस का एक अभियान होता था, जिसमें रोज शाम ढले एक नीली गाड़ी में पुलिस वाले आते थे और सड़क या गली में आते जाते यूपी बिहार के मजदूरों को पकड़कर झूठ मूठ के आरोप लगा उनसे घूस ऐंठते थे। लेखक के इन वर्णनों से स्पष्ट पता चलता है कि भारत में भेदभाव कई स्तरों में मौजूद है। जाति के स्तर पर तो दलित सवर्ण हैं ही, क्षेत्रीयता को लेकर भी हमारे देश में जबरदस्त भेदभाव है। मणिकर्णिका का तीसरा अध्याय BHU माई की गोद में शीर्षक से है, जहां कलकत्ता से लौटकर लेखक आते हैं
और लेखक के जीवन में कुछ नए संघर्षों की शुरुआत होती है। बीएचयू में एडमिशन के बाद सबसे पहले आवास की समस्या आती है। दलितों को बनारस में किराए का मकान नहीं मिलता था। उन्हें अपनी जाति छिपाकर शर्मा जी या पंडित जी बनकर किराए का मकान खोजना पड़ता। दलितों के लिए जो छात्रावास थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी। मजबूरन जाति छुपाकर किराए के मकान में रहना उनकी मजबूरी थी। यह भेदभाव बहुत गहरी पीड़ा देता है। इस आत्मकथा को पढ़ते हुए यह पीड़ा महसूस की जा सकती है। इसी तीसरे अध्याय में वर्णित है कि धनाभाव के कारण लेखक तुलसीराम अक्सर भूखे रहते थे। लेखक ने लगातार 9 दिन भूखे रहने की घटना को पाठकों के समक्ष रखा है और उनकी धारणा है कि आस्थाओं से जिंदगी नहीं चलती। भूख से लड़ना एक विकराल समस्या थी और अंततः वे शेक्सपियर की किताब ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस बेच देते हैं और बदले में उन्हें 2.5 रुपये मिलते हैं, जिससे वे खिचड़ी खाते हैं और भूख से लड़ने में किताब सहयोग करती है। इसी अध्याय में बीएचयू की राजनीति पर भी चर्चा की गई है। मणिकर्णिका के 4थे अध्याय में मार्क्सवादी चमत्कार, इसमें मार्क्सवादी प्रतिबद्धताओं की चर्चा है। यहाँ लेखक ने जिक्र किया है कि उन्हें राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक मिली, भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो भागो नहीं दुनिया को बदलो, इस किताब का लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे पक्के कम्युनिस्ट बन गए। इस पुस्तक ने लेखक का कायांतरण कर दिया। वे नास्तिक हो गए और ज्ञान और तर्क की एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए जहां ज्ञान की क्रांति ने लेखक के अंतर्मन में आशा का एक दीप प्रज्वलित कर दिया और सामाजिक विडंबनाओं से लड़ने का उन्हें हौसला मिला। मणिकर्णिका का 5वां अध्याय नक्सलबाड़ी की बसंती दहाड़ है। इसमें एक तरह से नक्सलवादी आंदोलन का इतिहास दर्ज है। साथ ही कोलकाता का इतिहास भी इस अध्याय में सुंदर ढंग से वर्णित है। नक्सलवाद को लेकर लेखकीय आकर्षण और उनके अंतर विरोधों की दास्तान इस अध्याय में देखी जा सकती है। मणिकर्णिका का 6ठा अध्याय वैचारिक द्वंद्व शीर्षक से है, जिसमें कि बुद्धिज्म, मार्क्सवाद, माओवाद, अस्तित्ववाद आदि से प्रभावित और प्रेरित लेखक वैचारिक अंतर्विरोधों से घिरे दिखाई देते हैं, पर बाद में उनके सारे अंतर्विरोध कट जाते हैं और बौद्ध दर्शन से लेखक तुलसीराम को एक मजबूती मिलती है। लेखक तुलसीराम का मानना है कि जब जब जीवन में भटकने की नौबत आई, तब तब बुद्ध उस राह में खड़े दिखे। इस अध्याय में ही वर्णित है कि बनारस में कम्युनिस्ट पार्टी भी जातिगत संकीर्णता का शिकार हो गई थी और षड्यंत्र के तहत तुलसीराम को कई महत्वपूर्ण पदों से उस समय हटा दिया गया। 1966 से लेकर 1976 तक लेखक के वैचारिकता के निर्माण का दौर रहा, जो इस अध्याय से स्पष्ट होता है। बाद में 21 जनवरी 1976 को लेखक बनारस छोड़ देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मणिकर्णिका के 6ठे अध्याय में हम लेखक तुलसीराम की वैचारिकता से परिचित होते हैं। मणिकर्णिका का 7वां अध्याय का शीर्षक है प्रीति करे ना कोई। एक तरह से इस अध्याय में लेखक का प्रेमाख्यान है। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम का एक कोना सुरक्षित होता है, वैसे ही इस आत्मकथा में यह 7वां अध्याय महत्व रखता है। मणिकर्णिका में लेखक ने ऐसे कई सवाल उठाए हैं जो पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सामाजिक संरचना से जुड़े कई सवाल इस आत्मकथा में मिल जाएंगे। हम कह सकते हैं कि मुर्दहिया की तरह ही आत्मकथा के दूसरे खंड
मणिकर्णिका में भी तुलसीराम दलित जीवन के कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं और साथ ही सामाजिक विडंबनाओं पर प्रहार करते हैं, ब्राह्मणवादी सोच पर सवाल उठाते हैं, विश्वविद्यालयी राजनीति की भी चर्चा करते हैं। मुर्दहिया की तरह ही मणिकर्णिका भी सामाजिक विडंबनाओं के प्रति चिंतन के लिए हमें प्रेरित करती है। धन्यवाद।